पहले चरण का रण तो खत्म हो गया, अब दूसरे चरण की बारी है। 142 सीटें दांव पर हैं। इस फेज को बीजेपी के लिए सबसे टफ बैटल कहा जा रहा है, क्योंकि टक्कर ममता बनर्जी के गढ़ में है। और अब ममता भी दहाड़ रही हैं, कह रही हैं कि बीजेपी को इस बार 2021 की 77 सीटों में से आधी सीटें भी नहीं मिलेंगी। लोगों का वोट में नाम काट दिया और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন, দেখে রাখুন। আমাদের যা মাইনাস জায়গাগুলো ছিল কালকে আমরা এগিয়ে গেছি। বিজেপি অনেক সিটে হারবে এবারে, মনে রাখবেন যা সিট ছিল তার অর্ধেকও পাবে না। সেই জন্য বাংলা কামড়ে আজকে অমিত বাবুকে মিটিং করতে হয়েছে প্রশাসনকে নিয়ে। ভয় দেখাচ্ছেন সবাইকে। কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? 4 তারিখের পরে তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই। दीदी का दावा है कि 4 मई के बाद बंगाल में ना मोदी दिखेंगे ना अमित शाह दिखेंगे, लेकिन बीजेपी के खेमे में मामला दूसरा ही है। राउंड 1 के बाद अमित शाह 110 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। अगर 110 सीटें ही माने तो बीजेपी को बहुमत के लिए दूसरे चरण की 142 में से सिर्फ 38 सीटें जीतने की जरूरत है। क्या यह संभव है? हो पाएगा? चलिए एक एक करके समझते हैं। दूसरे चरण की 142 सीटों पर 2021 में टीएमसी का स्कोर था 123 और बीजेपी का स्कोर था सिर्फ 18। एक सीट अन्य के खाते में गई थी। जिन 123 सीटों पर 2021 में टीएमसी जीती थी, उनके अलावा 18 सीटें ऐसी थी जहां दीदी की पार्टी रनर अप थी। 2021 में 123 सीटों में से दीदी की जीत का सबसे बड़ा मार्जिन था 1,19,604 वोट, जबकि सबसे छोटा मार्जिन था 3,841 वोट और टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन था 31,905 वोट। इसी पैमाने पर 2021 में बीजेपी की जीती 18 सीटों पर सबसे बड़े जीत का मार्जिन था 35,089, सबसे छोटा मार्जिन था 2,004 और औसत मार्जिन था 15,038। क्या बीजेपी अब की बार दूसरे चरण में अपनी जीत के मार्जिन को बढ़ा पाएगी? दीदी की सीटों का मार्जिन घटा पाएगी? क्योंकि जीत और हार यहीं से तय होगी। दूसरे चरण की 142 सीटों में से बीजेपी 2021 में 13 सीटों पर 5% के कम मार्जिन से हारी थी, 17 सीटों पर 10% के कम मार्जिन से हारी थी। लेकिन 2021 में जीती 18 सीटों पर बीजेपी की जीत का जो औसत मार्जिन 15,038 था, वो 24 में थोड़ा बढ़ गया। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 सीटों पर लीड ली थी और औसत मार्जिन 18,635 था। यानी बीजेपी ने अगर अपना कैलकुलेशन ठीक से कर लिया तो दूसरे चरण की राह आसान हो सकती है। 2021 की 18 सीटों के मुकाबले 2026 में बीजेपी 3 गुना सीटें भी जीत सकती है। शाह ने तो बाकायदा भविष्यवाणी कर दी है कि अब की बार दीदी भवानीपुर सीट से भी हारने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में प्रचार कर रहे हैं, समय एक रोड शो कर रहे हैं पिछले 14-15 दिनों से हैं। सर, पहले फेज का चुनाव हो गया, दूसरा फेज होना बाकी है, क्या कह रहे हैं बंगाल? हम बंगाल में प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले फेज में हमारा 110 से ज्यादा सीटें आएंगी। दूसरे फेज को लेकर सर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो क्या उम्मीद जताई जा रही है? पहले फेज का पैटर्न बरकरार रहेगा? मैं तो उम्मीद यही रखता हूं, देखते हैं आगे क्या होता है। ममता बनर्जी का भी चुनाव सर, विधानसभा चुनाव इस इलेक्शन में है भवानीपुर, क्या दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ यहाँ भी हो सकता है? वो भवानीपुर में इनके खिलाफ काफी बड़ा आक्रोश है और भवानीपुर से हमारे वरिष्ठ नेता शुभेंदु दादा लड़ रहे हैं। हम निश्चित रूप से मानते हैं कि भवानीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, ये कोई क्लोज इलेक्शन का इलेक्शन है या लहर दिख रहा है? लहर है, बहुत बड़ी लहर। सबसे बड़ा फैक्टर सर क्या लग रहा है इस चुनाव में? बहुत सारे फैक्टर हैं, घुसपैठिया, कट मनी, सिंडिकेट, महिला सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, ढेर सारे फैक्टर। सर, आखिर में एक सवाल, अफवाहों को लेकर बहुत ज्यादा ये चुनाव गर्मा गर्म रहा। ममता बनर्जी की तरफ से चाहे मुख्यमंत्री हो, बंगाल की भाषा संस्कृति, बहुत अफवाह फैलाने की जो कोशिश हुई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
किस चीज पर? बहुत ज्यादा अफवाह का भी सहारा लिया जा रहा है इस इलेक्शन में कि बंगाल का कल्चर खत्म हो जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री आ जाएगा। ये बंगाल का ही मुख्यमंत्री आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बंगाल का फाइनल राउंड जीतने के लिए बीजेपी एक बड़ा दांव बंगाल के हिंदू वोटर्स पर खेल रही है। पहले चरण में हिंदू वोटर्स अपने घरों से निकला, अगर दूसरे चरण में भी ऐसा हो गया तो फिर बंगाल में 4 मई को बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। दूसरे चरण की 142 में से 83 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू डिसाइडिंग फैक्टर हैं। 2021 में इनमें से 65 सीटें टीएमसी ने जीती थी, 18 सीटें बीजेपी को मिली थी। 33 सीटों पर 90% हिंदू आबादी है, जहां पिछली बार टीएमसी ने 23 और बीजेपी ने 10 सीटें जीती थी। 27 सीटों पर 80 से 90% हिंदू हैं। 2021 में इन सीटों पर टीएमसी 23 और बीजेपी 4 सीटें ले पाई थी। 65 सीटों पर 60 से 80% हिंदू आबादी है। 2021 में इनमें से 61 टीएमसी और 4 बीजेपी को मिली थी। 6 सीटों पर 50 से 60% हिंदू हैं। 2021 में ये सारी 6 सीटें टीएमसी ने जीती थी। 11 सीटों पर 30 से 50% हिंदू हैं। 2021 में इनमें से 10 सीटें टीएमसी ने जीती थी। इसका मतलब यही है कि पहले चरण की ही तरह हिंदू भी दूसरे चरण में गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। और अगर बीजेपी अपने कार्ड सही से खेले, अगर बंगाल के हिंदू वोटर्स ने दूसरे राउंड में भी बम्पर मतदान किया तो बंगाल से दीदी की विदाई होनी तय है। टीएमसी इस मोदी लहर को भले ही ना समझ पा रही हो, ना देख पा रही हो, लेकिन मोदी की बंगाल वाली लहर देश के कोने कोने में चल तो रही है। और इस लहर का सबसे बड़ा प्रमाण दिल्ली में दिखा है। केजरीवाल के कैंप में जबरदस्त बगावत हो गई है। आपके सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और वो अकेले शामिल नहीं हुए। राघव चड्ढा के साथ साथ आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है, मोदी का हाथ पकड़ लिया है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। I repeat, I am the right man in the wrong party. इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। हमने ये डिसाइड किया दैट वी, द 2/3 members of parliament of the belonging to the आम आदमी पार्टी in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा।